हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार आज फिर से आपके सामने। मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे आपको सीयूटी एग्जाम्स को माइंड में रखते हुए अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है। और मैं जब भी आपको मिलूंगा, मैं आपको जीके जीएस का सिलेबस आपके सामने लेके मिलूंगा। तो सवाल ये है कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। आप हिंदी और इंग्लिश को देख के परेशान मत होइएगा। एवरीथिंग विल बी डन इन द बाइलिंगुअल, तो आपको वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी और आपको कितना एग्जाम में आ सकता है और कितना पढ़ना है, ये चीजें भी आपको बताई जाएंगी ताकि आप परेशान ना हो। क्योंकि भाई पढ़ने को तो हिस्ट्री बोल दो तो पढ़ते रह जाओ यूपीएससी लेवल का, लेकिन हमें सीयूटी का एग्जाम देना है ना। तो हमारे लिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे उसको सही किया जा सकता है, वहां से मैटर करता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आज सीयूटी के टर्म में आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? आज आप पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले। आज हम किसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं? मेडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉसिबल वीडियोस बना दिए हैं। तो आप एक बार जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस के बारे में देख लीजिए, और एंशियंट हिस्ट्री में बुद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन एंड अशोकाज एम्पायर, गुप्ताज एम्पायर एंड फ्यू लिटिल बिट और डायनेस्टीज जो है मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए और उनके बारे में देखिए, तो आपको एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो मिडिवल हिस्ट्री को जिसके आप कहते हैं मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको काफी सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले बता दूं कि जब भी आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखिए अपने आप में ये हिस्ट्री थोड़ी सी लॉन्ग है। क्योंकि बेसिकली इसको आप 8-9 सेंचुरी या 11 सेंचुरी से लेके आप मतलब 17 सेंचुरी के डिक्लाइन तक देखते हैं। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, एकदम कट टू क्वेश्चन पढ़ना है कि ये आएगा ऐसे आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि इतनी डिटेल्ड में नहीं पढ़ना, आप एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। तो मैं जैसा बताऊं वैसे पॉइंटर्स को नोट डाउन करना है, वैसे ही अपने नोट्स को बनाना है और उसी तरह से आपको अपना काम करना है। इसको बहुत ज्यादा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे आप फॉलो कीजिए, चीजें आपके लिए आसान होंगी। ओके, तो चलिए मिडिल हिस्ट्री की स्टार्टिंग में, मतलब वैसे तो इसकी बहुत ज्यादा बैक स्टोरी है, बट मैं आपको एकदम पॉइंट पे लेके चलता हूं कि बैक स्टोरी आपको कहां से पढ़नी है। आपको पढ़नी है इसकी मोहम्मद गौरी से। ठीक है, मोहम्मद गौरी से। ओके, मोहम्मद गौरी के टाइम से हम पढ़ेंगे कि भाई मोहम्मद गौरी कब आया और इसने क्या क्या किया, और इसके हिसाब से हमारे यहाँ मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मोहम्मद गौरी को क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये एक तरह का तुर्क अटैकर था जो इंडिया में आया, और इसी के साथ हमारा सब कुछ स्टार्ट होता है। तो हम कहते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, मोहम्मद गौरी ये क्या था भाई, इसने क्या क्या किया मोहम्मद गौरी ने, और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे भाई मोहम्मद, एक तो स्पेलिंग्स में बड़ी ज़्यादा इश्यूज होती है इन लोग के। मोहम्मद गौरी से खैर कोई बात नहीं, स्पेलिंग्स आप थोड़ा सा देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये मोहम्मद, यहाँ पे एक ए लगा लीजिए, मोहम्मद गौरी। तो करना क्या है भाई, 12th सेंचुरी में गौर वंश आया, गौर डायनेस्टी, ये गौरी डायनेस्टी। अब इसको वंश का मतलब होता है डायनेस्टी, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वैसे भी पढ़ाया गया कि डायनेस्टीज क्या होती है। ठीक है, ये कहां से था? अफगानिस्तान। ये थे अफगानिस्तान के हिस्से थे, और ये अपने आप में तुर्क अटैकर माने जाते थे या अफगान, ऐसे कुछ इनको बारे में बोला जाता था। तो ये इसने क्या किया, इसके बारे में इतना जानना है। इससे पहले भी अटैकर आए हैं, जैसे एक महमूद गजनी, कभी नाम सुनिएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। महमूद महमूद गजनी अलग है। ठीक है, ये महमूद गजनी अलग है, और मोहम्मद गोरी अलग है। मोहम्मद गोरी के अटैक के बाद से चीजें ज्यादा चेंज हुई हैं। तो मैं आपको इसलिए मोहम्मद गोरी के बारे में, उससे पहले भी महमूद गजनी ने अटैक किया था। और महमूद गजनी बेसिकली क्या करता था, ये इंडिया को लूटने आते थे। ये दे लूटेड इंडियाज टेम्पल, ये इंडियाज के टेम्पल्स को क्या करते थे, लूटने आते थे। इंडिया लूटेड इंडियाज टेम्पल बेसिकली। तो ये कभी भी इंडिया पे रूल नहीं करता था। ये क्या करता था, ये अफगानिस्तान का ही था महमूद गजनी। गजनी वहां की कैपिटल थी। तो बेसिकली क्या करते थे, ये आते थे इंडिया पे अटैक करते थे और मैक्सिमम हिस्सों को लूट के चले जाते थे। मोहम्मद गजनी के ही अंपायर के एक अफगानिस्तान के किसी हिस्से में एक राजा था मोहम्मद गौरी।
ठीक है, जो मोहम्मद गजनी के अंदर ही काम करता था, इसी क्योंकि इस मोहम्मद गजनी ने इसे भी हराया था। हालांकि इसकी डेथ के बाद मोहम्मद गोरी ने इंडिया का रुख किया और इसका बहुत क्लियर फंक्शन था कि ये इंडिया की तरफ जब भी आएगा तो लूटने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इसको अपना एम्पायर बनाना था। आपको पता है कि आज का जो पाकिस्तान है उस टाइम पे वो मतलब आप कह सकते हो कि कंबाइंड था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये इंडिया। तो ये जो पूरा हिस्सा, इसे बेसिकली पंजाब और सिंध एरिया कहा जाता है, पंजाब और सिंध एरिया, जो कि इंडस रिवर के पास का एरिया है। तो इन एरियाज पे बेसिकली ये अटैक करते थे। जब भी पंजाब कहा जाए, आज का अपना इंडिया का पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब, क्योंकि वो लैंड पार्ट था, डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो उन एरियाज में ये अटैक करते थे। अब आपको पता है कि पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली आ जाती है और दिल्ली मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। जो भी दिल्ली पे कब्जा करता था, आपने पढ़ा ही होगा कि दिल्ली पे कब्जा किया तो इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया को आराम से कंट्रोल कर सकता था। इसके रीजन से वो पंजाब से किधर आ जाते थे, फिर दिल्ली की तरफ आ जाते थे और दिल्ली पे करते थे। ठीक है, तो हमें ये पूरी हिस्ट्री नहीं, हमें इसमें क्या पढ़ना है, आप देखिए कहाँ कहाँ वो लड़ा, कहाँ कहाँ किया, इतना नहीं, लेकिन इतना जानिए कि मोहम्मद गोरी ने ही इंडिया में दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिश करने की, दिल्ली जो सल्तनत है उसके स्टैब्लिशमेंट की नींव यहां से पढ़नी शुरू हुई मोहम्मद गोरी के अटैक से। ठीक है, तो 1173 में ये बना अपने अफगानिस्तान का रूलर। ठीक है, मोहम्मद गजनी की डेथ के बाद। ठीक है, फिर उसने मुल्तान पे अटैक किया। ओके, इसके बाद उसने राजस्थान पे किया, वो राजस्थान में वो हार गया। और ये एक तुर्क अटैकर था, ही वॉज अ टर्किश अटैकर। टर्किश का मतलब भाई कि डिपेंड करता है कि ये कहां से आए थे, इनके एंसेस्टर्स कहां से थे, उसके हिसाब से हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है। याद रखिए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डेट वाइज नहीं, जो आपको ज्यादा डिटेलिंग में याद रखनी है वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे हाईलाइट करवा दिया। 1191 1192 आप इसे कहते हैं बैटल ऑफ टेराइन। बैटल ऑफ टेराइन याद रखिएगा, दो बैटल बैक टू बैक है, 91 92। अभी एक मूवी आई थी पृथ्वीराज चौहान। ओके, पृथ्वीराज चौहान, ही वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली। ओके, चौहान जी, ही वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम। तो इनके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई होती है। पहले में कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और ये गजनी वापस नहीं जाता, बट पंजाब का हिस्सा जो उसने पहले जीता था, क्योंकि दिल्ली के रूलर थे तो इनको पंजाब में पहुंच के जाके रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ये इसको अपने इलाके से भगा देते हैं। लेकिन जब वो दूसरी बार अटैक करता है तो दूसरी बार सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। फिर इनको बंदी बना के ले जाया जाता है और यही फिर वही है कि आंख से अंधे थे और सुन के निशाना लगाते थे, और इन्होंने किस तरह से निशाना लगाया और मोहम्मद गोरी को उसकी कैपिटल में मार दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो वही कहानी है। तो आपको ये बैटल्स याद रखने, देखिए बैटल्स इंपॉर्टेंट होती है और डेट बहुत इजी है। 1191 और 1192 में बैटल ऑफ टेराइन, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। आपको लिखना है तो नोट्स वाइज में ऐसे लिखेगा, मैं समझा देता हूँ नोट्स में आप कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे नोट्स में बना लीजिए। आप कहेंगे 1191 1192 बैटल ऑफ टेराइन, बैटल ऑफ टेराइन किसके बीच, आप कह सकते हैं MH गोरी वर्सेस चौहान साहब, राइट, P चौहान। ठीक है, फर्स्ट में कौन जीता, फर्स्ट में जीते हैं पृथ्वीराज चौहान, सेकंड में कौन जीता, मोहम्मद गोरी। ठीक है, बस इसी तरह से याद रखिएगा। अब क्योंकि ये आया यहां पे, ठीक है, अब आपने बाहुबली देखी होगी, बाहुबली में आपने कटप्पा का कैरेक्टर सबको याद है, कटप्पा जी का बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। कटप्पा के कैरेक्टर को आप देखेंगे तो ही वाज अ काइंड ऑफ स्लेव। ये क्या थे, काइंड ऑफ स्लेव थे, लेकिन सभी बैटल्स में ये आर्मी को लीड करते थे। बैटल्स में क्या करते थे, आर्मी को लीड करते थे और बहुत ही ट्रस्टेड थे, बहुत ही ट्रस्टेड थे, राइट। इसी तरह से मोहम्मद गोरी के भी कुछ गुलाम थे, ऐसे स्लेव्स थे जो आर्मी के लिए लीड करते थे, बहुत ही ट्रस्टेड माने जाते थे। तो ही फाइट हिज लास्ट बैटल एंड देन ही वेंट। तो वो क्या करता था, जो भी अपना ऑलरेडी कहते थे विनिंग एरिया होता था,
वहां पे अपने किसी न किसी आर्मी कमांडर को बैठा के जाता था कि तुम यहाँ रूल करोगे और मुझे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स भेजोगे और ये मेरे एम्पायर के अंदर रहेगा। तो उसी में से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने क्या बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने बना दिया दिल्ली का सुल्तान। उसने उसकी दिल्ली की गद्दी किसको दे दी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी 1206 में। और यहां से क्या स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है 1206 से स्लेव डायनेस्टी। क्या स्टार्ट होती है, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं भाई, स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गुलाम था, और गुलाम था तो गुलाम को तो स्लेव ही कहते हैं। तो गुलाम वंश हिंदी में कहें या स्लेव डायनेस्टी कहें, दोनों बात आपके लिए एक ही होती है, ठीक है। तो 1206 से इसने स्टार्ट किया, ठीक है। और देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि हु वाज द कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी हु बर्न द नालंदा विश्वविद्यालय। तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी was the commander who demolished the नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो सोचिए ना 11 आज के कम से कम 1197 हजारों साल पहले की बात है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, अब इसमें देखिए स्लेव डायनेस्टीज के क्वेश्चंस 2-3 रूलर से आते हैं, वो मैं दोनों तीनों रूलर्स के नाम बता दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं। वैसे तो ये देखिए कितने रूलर है 11, बट 11 में हम पढ़ेंगे केवल 3 से 4 नाम, 3 to 4 नेम हमें रीड करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो 1206 से क्या स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ अपने आप में गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी से आप क्या कहेंगे, स्लेव डायनेस्टी। ये किसका स्लेव था भाई, मोहम्मद गोरी का स्लेव था। इसीलिए हमें उसको बैटल ऑफ टेराइन्स को थोड़ा सा पढ़ना पड़ा कि भाई बैटल ऑफ टेराइन्स नहीं जानेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आसमान से थोड़ी टपक पड़ा। उससे पहले तो इंडिया में हिंदू राजा थे। तो इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहते हैं क्योंकि मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। और ये इससे हमें नहीं मतलब कि क्या वंश कहते हैं। अब देखिए हमें पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, हल्का सा रजिया सुल्तान के बारे में और बलबन के बारे में। ये 4 नाम और चारों से बने हुए क्वेश्चंस जो जनरल पूछे जाते हैं वो जानना है। तो देखिए भाई कुतुबुद्दीन ऐबक से तो पता चलता है कि ही वाज द स्लेव एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ व्हाट स्लेव डायनेस्टी एज वेल एज द दिल्ली सल्तनत। यहीं से स्टार्ट हो जाती है दिल्ली सल्तनत। ओके, दिल्ली में सल्तन जो स्टार्ट होती है ये अपने आप में स्टार्ट हो जाती है। तो आप कहेंगे कि he was the first sultan of Delhi Sultanate. Qutbuddin Aibak, he was the first sultan of Delhi Sultanate and he was the founder of slave dynasty. You can say he was the founder of slave dynasty. ठीक है, या दिल्ली सल्तनत का फाउंडर माना जाता है द कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। नाउ बिकॉज ही वॉज अ स्लेव, ओके, when he returned, Muhammad Ghori returned, he make him the ruler, ठीक है। So in 1206 he started ruling। मैंने बोला तो स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग, आपसे ईयर तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन 1206 से ये स्टार्ट होती है और अच्छे खासे टाइम तक चलती है, ठीक है। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया, लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया, लाहौर को, क्योंकि इसका मैक्सिमम एरिया दिल्ली से, चलो ये एरिया था लेकिन उस साइड में पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब ज्यादा कवर कर रखा था इसने, तो लाहौर को कैपिटल बनाई, ठीक है। एंड बिकॉज इसके बाद आप बात करेंगे कि ये अपने आप को सल्टन पहले नहीं कहता था क्योंकि ही वॉज अ काइंड ऑफ स्लेव एट दैट टाइम। तो ये मालिक या सिपा सलार, सिपा सलार मीन्स कमांडर, सिपा सलार मीन्स कमांडर, ओके, कमांडर जो होते हैं उसे सिपा सलार कहते हैं। तो इसने वो सारी चीजों, वो टाइटल लेके रूल करना स्टार्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं से वो था तो स्लेव, और उस टाइम पे स्लेवरी से आजादी पाना आसान नहीं था। इसके बारे में 2-3 चीजें याद रखिए। एक तो आपने कुतुब मीनार, अगर आप दिल्ली रहे हैं और दिल्ली के बाहर के हैं तो ये कुतुब मीनार दिल्ली वालों ने देखा ही होगा, दिल्ली के बाहर वालों ने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ठीक है। तो सूफी संत एक थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे उसने कुतुब मीनार रखा, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे रखा था, ये थोड़ा सा ठीक है। इसकी स्टार्टिंग की जो फाउंडेशंस हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडेशन रखी, कंप्लीट इसको किया,
इसी के डायनेस्टी के, क्योंकि देखिए अलग अलग फ्लोर ना अलग अलग डायनेस्टीज ने बनवाए हैं, जिसको जैसे क्योंकि एक वॉच टावर था, इस पे चढ़ के दूर से दुश्मन की सेना पे देखा जा सकता था, उस पर्पज से इसको बनाया गया था कि दूर की चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके कि दुश्मन की आर्मी कितनी दूर है। तो हर एक कह सकते हैं कि लीडर ने या अलग अलग रूलर्स ने इसका यूज किया इस टावर को और इसको और ऊंचा बनवाया। ठीक है, सो स्टार्टिंग की 2 फ्लोर्स कुतुबुद्दीन ऐबक, रेस्ट 3 फ्लोर इल्तुतमिश ने बनवाया है। ठीक है, और बिजली गिरने के कारण ये अगर थोड़ा सा टूट गया था तो उसको कंस्ट्रक्ट टॉप का पार्ट फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। ठीक है, तो इल्तुतमिश तमिश इसी के बारे में पढ़ना है क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट इंपैक्टफुल रूलर था इस डायनेस्टी का, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। इल्तुतमिश वाज आल्सो द स्लेव ऑफ, इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही स्लेव था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा बनता है, लेकिन वो आराम शाह वो उतना ज्यादा कैपेबल नहीं रहता है। तो आप पाएंगे क्या कि इसकी डेथ हो गई। कैसे? चौगान का जो पोलो आजकल नहीं खेलते हैं, वो घोड़े पे खेल के बैट से मारते हैं, तो घोड़े से गिरा, इसकी डेथ हो गई। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पर्सन था, दिल्ली का सुल्तान था, जो घोड़े से गिरते हुए चौगान खेलते हुए उसकी डेथ हो गई, तो इसी का नाम बोल दीजिएगा। इसके बाद इसका बेटा आराम शाह बना, जो एक इनकेपेबल था। केवल 8 महीने के बाद हमने क्या हुआ, 1211 में इल्तुतमिश ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। उस टाइम पे भाई चेयर्स और पोजीशंस को लेके इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि कोई भी एक को दूसरे को टिकने नहीं देता था। मतलब आपको दरबार में और लोकल सपोर्ट दोनों चाहिए, अदरवाइज आप राजा के बेटे हैं क्या बेटे हैं ये मैटर नहीं करता है। कौन राजा बनेगा ये सब आमिर और दो दरबारी थे वो डिसाइड करते थे, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात थी। अगर आप इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इल्तुतमिश के बारे में आप देखेंगे कि भाई आप कहेंगे कि अब ये इल्तुतमिश जी बनते हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, सन इन लॉ था। देखिए भाई यहाँ पे सन इन लॉज अब क्या करते थे, अपने साले को मार देना, ये सब मार देना आम बात थी, कुर्सी चाहिए हटाना है तो एनी हाउ। और एज वेल एज स्लेव था, ये भी क्या था, एक स्लेव था। देखिए उस टाइम पे स्लेव का मतलब एकदम नहीं मारपीट की गुलामी, मतलब ये स्लेवरी सिस्टम चलता था जिसमें ये राजा के सबसे वफादार होते थे और राजा के बड़े करीब होते थे, सारे काम राजा पे करते थे। ये एक सिस्टम था जिसे चालीसा कहते थे, 40 स्लेव जैसा कुछ होता था। ठीक है, और ही वाज अ सूबेदार कमांडर लाइक अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ बदायूं एरिया। बदायूं इज अ डिस्ट्रिक्ट, बदायूं एक एरिया है, वहां का ये हेड था, वहां से ये आया। ठीक है, ही मेड सो दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया, इल्तुतमिश मेड दिल्ली एज अ कैपिटल, इसने दिल्ली को कैपिटल बनाया। बिफोर दैट द कैपिटल वाज इन द लाहौर, कैपिटल वाज इन द लाहौर। ओके, तो who was the real establisher of Delhi Sultanate? Who is the real establisher of Delhi Sultanate? So your answer should be Iltutmish. Okay, Sultanate, तो इल्तुतमिश ने ही एग्जैक्टली, क्योंकि लाहौर अगर कैपिटल है तो भाई कैपिटल लाहौर है तो यहां तो कुछ बनने से रहा। लेकिन जब इल्तुतमिश आया तो उसने दिल्ली से बोला कंट्रोल करेंगे, क्योंकि नॉर्थ भी कंट्रोल होगा, इधर भी एक्सपांड होगा, साउथ में भी जाएंगे, और उधर पाकिस्तान का लाहौर अफगानिस्तान तक हम कंट्रोल करेंगे। तो उसने बनाया। उस टाइम पे पता था जो बगदाद का खलीफा होता था, बगदाद, बगदाद कहाँ था, इराक में। ठीक है, बगदाद कहाँ था, इराक में, जो कि अब इराक और ये सब बहुत ज्यादा डिमोलिश हो चुके हैं, बगदादी नहीं। ठीक है, तो यहाँ का जो धर्म गुरु होता था खलीफा, वो क्या था, वो मुस्लिम कम्युनिटी का धर्म गुरु माने जाते थे। तो उनसे परमिशन लेके इसने आपको क्या बोला, सुल्तान, क्योंकि आपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पोजीशन को नहीं होल्ड किया था, बल्कि ही वाज अ काइंड ऑफ कमांडर की तरह रूल करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्लेव था। ठीक है, एंड ही प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मंगोल इन्वेजन से इसने इंडिया को बचा के रखा। मंगोल बहुत ही खतरनाक ट्राइब्स थे, इनका चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा। तो मंगोल इन्वेजन से इसने अपने आप को बचा के रखा। ओके, मंगोल इन्वेजन से इसने आपको बचा के रखा, दिल्ली को, इंडिया को मंगोल इन्वेजन से अपने आप को बचा के रखा, क्योंकि मंगोल अगर आते तो काफी तबाही करते। तो इंडिया में मंगोल अटैक्स बचे रह गए, वो चाइना तक ही सीमित रह गए।
मंगोल्स तो फिर रशिया यूरोप तक भी पहुंचे थे। ठीक है, 3 चीजें इसके बारे में जानिए। ही इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम, क्या है बताते हैं, प्लस ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस क्वाइन सिस्टम, कि इसने भाई क्वाइंस चलवाए, एंड मिलिट्री के बारे में भी इसने काफी सारे रिफॉर्म्स किए। क्या है देखते हैं। एकता प्रणाली, एकता सिस्टम है धन के स्थान पे वेतन के रूप में भूमि, लाइक सैलरी की जगह एट द प्लेस ऑफ सैलरी गिव देम द लैंड, गिव देम लैंड, क्योंकि आपको पता था कि उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ही नॉमिनल थी और लैंड की कोई कमी नहीं थी, तो सैलरी की जगह एक बड़ी लैंड दे दो कि ये तुम्हारी लैंड है, इस पे काम धाम करो और सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसे कहते हैं एकता प्रणाली, क्योंकि उस टाइम पे करेंसी। फिर इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों की एक सलाहकार परिषद बनाया, तुर्के चिल्हमानी, मीन्स ये 40 चालीसा बोला जाता है, 40 चौगान चालीसा बोला जाता है। ये 40 मेंबर्स होते थे जो कि एक तरह का मिनिस्ट्री होती थी, जो उनको इनके राजा के वफादार माने जाते थे। इसी को चालीसा के नाम से जाना जाता है और इसको हिंदी इंग्लिश में चालीसा ही कहेंगे आप। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द क्वाइंस, वंस वॉज टांका एंड वन वॉज जीतल, याद रखिएगा, जीतल एंड टांका। जीतल was made up of silver and Tanka was made up of silver and Jeetal was made of copper, made of copper and silver। ये याद रखिएगा कि किस किस चीजों से बने थे, तो ये आपका होता है। इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में बात की जाए तो ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कि इफ यू वांट जस्टिस, इफ यू वांट justice, what you have to do, if you want justice, wear red dress, wear red dress, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदे को जस्टिस चाहिए होता है। ठीक है, इल्तुतमिश की डेथ के बाद होने से रजिया को इसने ही अपॉइंटेड, रजिया was her daughter, his daughter रजिया was announced as a capable king, सल्तन। बट आपको पता है कि पूरी स्लेव डायनेस्टी में एक ही सुल्तान लेडीज है जो रजिया सुल्तान है, बट उस टाइम पे लोगों का माइंड से ऐसा था कि वो किसी फीमेल की बात क्यों सुने, मेल डोमिनेट सोसाइटी थी। तो इसके अमीरों ने मिलके जो सरदार थे या जो भी कह सकते हैं कि आप इसकी मिनिस्ट्री के लोग थे, इन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने इसकी डेथ के बाद इसके सरदारों ने मिलकर रजिया को सुल्तान नहीं बनाया और उसके एक बेटा था फिरोज शाह को बनाया। हालांकि तो रजिया ने क्या बोला, रेड ड्रेस पहना और बोला कि ये मेरे साथ न्याय नहीं है, और पब्लिक डिमांड पे फिर क्या बनी वो, पब्लिक बोला कि नहीं, दैट्स अ रॉन्ग, वंस द सल्टन हैज चूजन हर सो शी इज द कैपेबल रूलर रादर देन हिज सन्स, सो ये सल्टन बनेगी। और रजिया कुछ दिन के लिए सल्टन बनी, हालांकि आफ्टर दैट शी वाज किल्ड बाय, उस टाइम पे तो मार दिया जाता था। ठीक है, तो एक नजर डालिए, she was the first and the last female sultan, she was the first and last female sultan, पहली और आखिरी फीमेल सल्टन है। ठीक है, इसके अलावा ये सब छोड़िए, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में हमें नहीं पढ़ना है कुछ खास, लेकिन समझिए क्या इसके बारे में क्यों पढ़ना है, समझिए। अब ऐसी ये स्लेव डायनेस्टी चलती रही और इसमें अब कैपेबल रूलर्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो एक पर्सन का नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे, बलबन। ठीक है, तो हुआ क्या, बलबन वाज अ कोर्टियर एंड ही हैज एनफ पावर, ही हैज एनफ पावर टू सीज द थ्रोन, कि ये थ्रोन को ले ले, इसके पास एनफ पावर थी, बट ही वॉज नॉट बिलोंग्स टू द रॉयल ब्लड, ये कोई शाही खून नहीं था, इसलिए इसको डायरेक्टली ये कुर्सी पे नहीं बैठता, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती, उसको रॉयल फैमिली से होना चाहिए। तो इसने पाया कि उसी डायनेस्टी का एक पर्सन है नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद, ओके, इसने पाया कि ये पर्सन जो है ही इज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, इसको कोई लालच नहीं है थ्रोन का, तो ये उसको पकड़ के लाता है। ये देखिए, इसको बोला जाता है कि टोपी सिलाकर और कुरान की प्रतियों
कुरान की कॉपी बेच के ये अपना जीवन यापन करता था, इसको उससे कोई लेना नहीं था। तो बलबन ने बहुत चालाकी से अपनी डॉटर की शादी इससे करा दी, अपने डॉटर की शादी इससे करा दी, और फिर मिनिस्टर का सपोर्ट लेके इसको बना दिया किंग। अब क्योंकि बलबन की डॉटर है तो लगभग में सारा कंट्रोल किसके हाथ में था? बलबन के हाथ में था, बलबन के हाथ में ही सारा कंट्रोल था। और इसकी डेथ के बाद, क्योंकि अब बलबन के पास एक रॉयल ब्लड का कनेक्शन हो गया, ही बिकम द किंग। बहुत ही लास्ट एज में ये किंग बनता है, काफी दिनों बाद, ठीक है। तो क्योंकि ये ईरान का था तो उसने ईरानी परंपरा शुरू की। नवरोज आई थिंक ये एक तरह से जो माना जाता है यहूदी होते हैं, यहूदी लोग होते हैं, वो नवरोज मनाते हैं। तो ठीक है, हालांकि इन सब के बारे में आपको नहीं जानना है, इसके बारे में नहीं जानना है। एंड इसने वो 40 सरदारों वाला जो 40 मिनिस्टर वाला ग्रुप था उस सिस्टम को भी खत्म कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं है। ही बिलीव इनटू द वारफेयर, ये लड़ाई लड़के चीजों को जीतने में बिलीव करता था, मतलब अटैकर प्रवृत्ति का था। तो बलबन के साथ ही, तो इतना ही जानिए, बलबन के साथ ही आपकी स्लेव डायनेस्टी मेरे ख्याल से एंड मानी जाती है। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप एक बार इनको देख लीजिए, फिर अलग डायनेस्टीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके बाद भारत में गुलाम वंश हु इस्टैब्लिश, तो बेसिकली कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, बट रियल में इल्तुतमिश। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हु वाज द रियल एस्टैब्लिशर और जस्ट द फाउंडर, तो आप इसको फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी जा सकते हैं। दूसरा, कुतुब मीनार का काम पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। किसने इफ्तादारी चलाई? इफ्तादारी, तो देखिए तुगलक का तो काम बनता ही नहीं है, तो इल्तुतमिश ने चलाई थी, ठीक है। इसके अलावा रजिया वॉज द डॉटर ऑफ हूज, तो अभी आपने पढ़ा कि शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज नोन एज लाख बख्श। एंड who was playing चौगान like polo? So I told you the Qutbuddin Aibak died while playing पोलो। तो देखिए ये सब 2021 2018 अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे गए क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी है इसी तरह से आपके भी क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि क्या यहीं पे एंड होता है? नहीं, स्लेव डायनेस्टी के बाद अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा। अब देखिए कुछ 3-4 डायनेस्टीज के नाम आपको जानने, ज्यादा नहीं, उस तो आप पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। अब ये कहेंगे सर खिलजी डायनेस्टी के बारे में जरूर सुना होगा, जी हाँ, आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, ठीक है। तो पद्मावत अगर आपने देखी है तो वहां पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने जरूर देखा होगा, ठीक है, आपने देखा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो उसी डायनेस्टी की बात करेंगे हम। किसके बारे में बात करेंगे? खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे थोड़े से। इस डायनेस्टी की सबसे खास बात क्या है? इट्स अ वेरी स्मॉलर डायनेस्टी, इसमें केवल 2 रूलर्स के नाम हमें जानने हैं और पढ़ने, ना उनसे ज्यादा ना उनसे कम। तो बहुत ही आसान है इस डायनेस्टी को। तो पहला तो ये तो सेकंड रूलर है, अलाउद्दीन खिलजी है, सेकंड रूलर है। सो हु वाज द फर्स्ट रूलर? बस इतना जान लीजिए, जलालुद्दीन खिलजी, आई थिंक आई एम राइट, या जलालुद्दीन खिलजी was the founder of Khilji dynasty, ये slave dynasty के बाद है, was the founder of Khilji dynasty and Alauddin Khilji was son in law। ये क्या था? आपने मूवी में देखा होगा कि ये इसका सन इन लॉ था, बाद में इसको मार के ये क्या बनता है? खुद बनता है अपने आप में, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन क्या आता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी के बाद से अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला जाता है कि इसका एम्पायर बड़ा था। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु रीच्ड हिज एम्पायर टिल साउथ इंडिया। इसने साउथ इंडिया में एम्पायर स्टैब्लिश किया। ही स्टैब्लिश द एम्पायर इन साउथ इंडिया। तो साउथ के मैक्सिमम एक्सटेंट तक अगर कोई मुस्लिम रूलर पहुंचा तो वो केवल अलाउद्दीन खिलजी था। ही वाज अ गुड आर्मी कमांडर, he was a damn good army commander and his administration system was good। his administration was good।
ठीक है। इसने कुछ सिस्टम्स चलाए, जैसे कि माप तौल के लिए इसके सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, तो बाजारों में काला बाजारी या माप तौल में गड़बड़ी नहीं की जा सकती थी। दूसरा इसकी बात ये थी कि इसने आर्मी में नक्शा सिस्टम चलाया। नक्शा सिस्टम का मतलब समझ लीजिए, सैनिकों की हाइट, जैसे आज भी आर्मी में जब आप जाते हैं तो आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, चेहरा का नक्शा क्या है, तो चेहरों उसके नक्शे बनाए जाते थे ताकि सैनिकों की पहचान की जा सके। मिलिट्री को और मिलिटरलाइज किया और वेल स्टैब्लिश किया, तो मिलिट्री को भी बहुत ज्यादा इसने फ्लोरिश किया। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है। और इसी की डेथ के साथ साथ इसने, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसने एक टाइटल गेन किया था। ही यूज अ टाइटल सिकंदरे ए शानी। सिकंदरे ए शानी, ये इसका एक टाइटल था जो इसने इसको मिला था, अपने आप को दिया था। उस टाइम पे टाइटल देना, टाइटल का यूज करना एक आम बात थी, एक ट्रेडिशन था, एक तरह का कल्चर था। तो हर एक राजा अपने आप को कोई ना कोई टाइटल देता था। तो ये क्या थे, सिकंदर सानी नाम से इसने आपको रखा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही छोटी सी एक और डायनेस्टी है, उसमें 3 रूलर्स के नाम पढ़ने हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हो पाए आज हम करते हैं। तो आप पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी, जो बच्चे दिल्ली के हैं उनको तो तुगलक के बारे में पता होगा कि एक फिरोजाबाद शहर है, फरीदाबाद है, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला वाज द स्टेडियम, जिसको अभी अरुण जेटली स्टेडियम नाम दे दिया गया। तो फिरोज शाह कोटला क्यों रखा गया, क्योंकि फिरोज शाह वो तुगलक डायनेस्टी का ही था। तो ये तुगलक डायनेस्टीज आती हैं, इसमें गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो देखिएगा, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन एंड फिरोज शाह तुगलक। सबके लास्ट में तुगलक से याद रखिएगा। तो ये ही वॉज द फाउंडर। ये कौन थे, ही वॉज द फाउंडर। ये डायनेस्टी काफी लंबा रूल करती है, याद रखिएगा कि 1320 से 1413 तक 90 ईयर से ज्यादा रूल किया इन लोगों ने। तो एक स्टैब्लिश डायनेस्टी थी, अच्छी डायनेस्टी थी, तभी इतनी टाइम तक रूल कर पाई, ठीक है। तो इतने दिन तक रूल किया। तो क्या भाई, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही वॉज द फाउंडर, ही वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब, ही वॉज द, देखिए किसी न किसी स्टेट के गवर्नर वगैरह ही होते थे। तो ये ही वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जब एम्पायर थे तो इसको पंजाब का गवर्नर बनाया गया था। पंजाब एक पावरफुल एरिया माना जाता था, एक रिच एग्रीकल्चर एरिया माना जाता था। तो उसकी डेथ के बाद यही गवर्नर्स अपने को लोगों में मिला के, लालच दे के, अच्छी पोस्ट दे के एनी हाउ थ्रोन पे आते थे। तो गयासुद्दीन बलबन ने उसकी डेथ के बाद देखा कि कोई और अच्छा रूलर नहीं है, तो उसका फायदा उठाया और क्या बना, गवर्नर ऑफ पंजाब से क्या बन गया, तुगलक डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट कर देता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसके टाइम पे ही वॉज अनेबल टू टेक कंट्रोल ऑन साउथ इंडिया। ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल साउथ इंडिया। कंट्रोल साउथ इंडिया, साउथ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाया साउथ इंडिया। इसका रीजन क्या था, एक्चुअली इसका एस्टेब्लिशमेंट ये था कि ये सेंट्रल एशिया जाना चाहता था, ये अफगानिस्तान के आगे फारस वगैरह जाना चाहता था। ये साउथ की बजाय इसने एक्सटेंड किधर करना चाहा, इसने नीचे की जगह बढ़ाना चाहा अपना अंपायर उधर। तो उधर मिलिट्री एक्सपांशन किया। तो अगर उधर मिलिट्री एक्सपांशन करेंगे तो इधर से मिलिट्री हटेगी। तो इसके पैरेलल कुछ किंगडम है, उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। पैरेलल किंगडम्स क्या थे इसके, पैरेलल किंगडम्स का मतलब इसके किंगडम के साथ साथ। तो इन्हीं के मोहम्मद बिन तुगलक के ही अंपायर से टूटा था बहमनी किंगडम। वो तुर्क और ऐसे थोड़े से थे, तो बहमनी अंपायर, बहमनी किंगडम थे, बहमनी किंगडम। ओके, और इसी के पैरेलल साउथ इंडिया में आया विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर आया, ठीक है। तो विजयनगर, बहमनी एम्पायर, ये दो याद रख लीजिए, दो आपके लिए बहुत है। बाकी सल्तनत ऑफ मदुरा, मदुरा मतलब एक मदुरा भी था, लेकिन दो इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं
वो बहमनी और विजयनगर एम्पायर, और बहमनी और विजयनगर एम्पायर का अपना इतिहास है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऐसे, जैसे साउथ इंडिया का ये पार्ट है ना, तो ये इधर का हिस्सा बहमनी एम्पायर था, और इधर क्या, ये मद्रा एम्पायर था, और इधर ये जो था बीच का हिस्सा ये विजयनगर एम्पायर था। तो उसके कारण क्या है कि ये विजयनगर एम्पायर और इनका बॉर्डर बहुत क्लैश होता था, इनके बीच में काफी लड़ाइयां, बैटल्स हुई हैं अलग अलग डेल्टा रीजन को लेके। और इसके ऊपर का पूरा हिस्सा फिर ये तुगलक डायनेस्टी का था, इधर पाकिस्तान तक लेके। इधर नॉर्थ ईस्ट को कोई टच नहीं करता था, क्योंकि ये ट्राइब्स एरिया था, और यहाँ ये बांग्लादेश के बाद, क्योंकि उस टाइम पे लोग क्या चाहते थे, फर्टाइल लैंड चाहते थे। फर्टाइल लैंड क्यों चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, और सारा टैक्स कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर बेस्ड ही टैक्स था, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। तो कोई भी रूलर वो एरिया कवर करना चाहता था जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा हो, ट्रेड अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, कंट्रोल करना अच्छा हो, और वहां से वो क्या कर सके, मैक्सिमम चीजों को अपने इजी वे में कर सके। ठीक है, तो इस तरह से था। इसके बाद आप आ जाइए मोहम्मद बिन तुगलक पे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक बनता है, और फिरोज शाह तुगलक के बाद बेसिकली मान लीजिए कि इस डायनेस्टी का एंड है, मतलब ये डायनेस्टी चलती ही रहती है। उसी टाइम पे आपने नाम सुना होगा तैमूर। तैमूर वाज अ इन्वेडर, तैमूर वाज अ इन्वेडर। इसने इन्वेड किया और रेड की दिल्ली पे, दिल्ली को रेड किया और बहुत बुरी तरीके से लूटा। और जो भी ये तुगलक डायनेस्टी का रूलर था, ही वाज नॉट एनफ कैपेबल टू कंट्रोल दैट तैमूर। उसने उसको प्रोटेस्ट भी नहीं किया, सब किले में बैठे रहते हैं, तो डिडंट अपोज दिस। एंड तैमूर ने बहुत ही बुरी तरीके से, इसे TIMUR, हाँ, तैमूर ने बहुत बुरी तरीके से क्या किया, दिल्ली को इन्वेड किया। एंड फिर उस टाइम पे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे, जिसने इसका विरोध नहीं किया। और इसके बाद एक छोटी सी डायनेस्टी आती है दो रूलर्स की, वही हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद बाकी का दिल्ली सल्तनत बाद में पढ़ेंगे। सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, इसके बारे में कुछ खास है नहीं, बस जान लीजिए नाम। मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में CUT में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में ले नहीं जा रहा हूँ, बस नाम बता दे रहा हूँ कि अगर कोई पूछ ले ऑर्डर में तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पूछते नहीं पता, अदरवाइज ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें डबल वाई आएगा सैयद डायनेस्टी में, ये याद रखिएगा, सैयद डायनेस्टीज। तो जब आप सैयद डायनेस्टी की बात करेंगे तो भाई सीधी बात है कि खिज्र खान ने इसको किया, लेकिन सैयद डायनेस्टी 37 ईयर ही रही, और इसमें बहुत सारे इन्वेजन वगैरह आए। तो सैयद डायनेस्टी के बारे में बस इतना जानिए, हमें पढ़ना है लोधी डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि लोधी डायनेस्टी के साथ ही आप क्या कर लेंगे, इसको फिनिश कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में अब देखिए लोधी डायनेस्टी के बारे में सुनते हैं। बहलोल नाम था, बहलोल लोधी, सैयद डायनेस्टी के बाद आता है। बहलोल लोधी ने इसे स्टैब्लिश किया। तो बहलोल लोधी क्या था, इसका फाउंडर था, फाउंडेड बाय बहलोल लोधी। अच्छा, बहलोल लोधी ने जब इसको फाउंड किया तो इसके बाद क्या था, इसके बाद निजाम शाह बना, और इसके बाद इसका बेटा बनता है जिसको आप कहते हो सिकंदर लोधी। क्या कहते हो, सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद ही HI होना चाहिए, सॉरी, हाँ, लोधी, सिकंदर लोधी ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तन की जो बात करें, सल्तनत, उसका ये लास्ट सल्तन था। सिकंदर लोधी के टाइम पे ही इसके ही वजीरों ने बाबर को इनवाइट किया अफगानिस्तान से, काबुल से, कि आप आइए और अटैक कीजिए इंडिया पे। तो जब किसी के कोर्टियर ही किसी और को इनवाइट कर दे तो उसके लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा ऑफर हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, सॉरी, नॉट सिकंदर लोधी नहीं, सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सिकंदर लोधी नहीं, इसके बाद एक और आएगा। सिकंदर लोधी के बारे में जान लीजिए, ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इसने अच्छे से चलाया, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था, ओके, अच्छे से इसने अपने शासनकाल को चलाया, दिल्ली अच्छे से चल रही थी, इसका पूरा एम्पायर बहुत अच्छे से चल रहा था, ओके। इसके बाद इसी ने बनाया, ही फाउंडेड सिटी आगरा, ही फाउंडेड, पूछा जाता है, ही फाउंडेड सिटी आगरा। तो आगरा को किसने बनाया, आगरा वॉज मेड बाय द सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने आगरा बनाया, आगरा को सिकंदर लोधी ने बनवाया है, ओके।
इसके बाद आता है लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, एंड इसी को कहते हैं लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, लास्ट सल्तन ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसी के टाइम पे इसके ही कोर्टियर्स ने बाबर को इनवाइट किया। तो बाबर वर्सेस कौन आता है भाई? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या है ये? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इसमें जीतता कौन है भाई? जीतेगा बाबर, हारेगा इब्राहिम लोदी। और जो आपके नेक्स्ट लेक्चर का कंटेंट बनता है वो हम पढ़ेंगे उसमें मुगल एम्पायर। तो मेडिवल हिस्ट्री का जो आपका नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो बनेगा मुगल एम्पायर। तो आज के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा? दिल्ली सल्तनत। मैंने आपको शॉर्टकट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए वो सारे बता दिए हैं। चीजों को जिस तरह से लिखा है आप इस तरह से वन लाइनर नोट्स भी बनाएंगे तो आपके रिवीजन के लिए इनफ होंगे। इससे ज्यादा डिटेल में आपको सीयूटी एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। आप एसएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं, आपको बस हल्की हल्की जानकारी होनी चाहिए। और ये क्योंकि क्लास 7th और 8th ग्रेड का सिलेबस है, 7th और 8th की एनसीईआरटी का सिलेबस है, इसलिए आपसे सीयूटी में पूछा जाता है। तो इतनी अगर आपको पास नॉलेज है तो आपका काम बन जाएगा। बाकी जीके जीएस तो अपने आप में समंदर है, आप पढ़ते रहिए, पर मुझे लगता है इससे आपका काम बन जाएगा। इससे ज्यादा डिटेलिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी मुगल एम्पायर थोड़ा बड़ा है तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेडिवल हिस्ट्री से आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में मुगल एम्पायर के साथ। तो बने रहिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए। आपको ऐसे ही क्वालिटी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।